नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के लिए ये खबर रिटायरमेंट की जो आयु है मध्य में उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों की आयु बढ़ाकर 63 वर्ष की जा सकती है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की आयु बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों की आयु बढ़ाकर 63 वर्ष की जा सकती है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। इसको लेकर बीजेपी ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों, आदिवासियों, आरक्षण और कानून व्यवस्था पर संयुक्त रूप से घेरने की रणनीति बना रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी हो जाए। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ताज किसके सिर पर होगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हैं। इसको लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी जोर शोर से लगी हुई है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने में लगी हुई है। में युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, किसान मोर्चा है, ये सब अपने अपने 2 महीने की कार्य योजना प्रस्तुत किए हैं और सब अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन करेंगे और ये सतत चलने वाला 2 महीने का अभियान चालू होगा। 2 महीने की कार्य योजना है और वो कार्य योजना सबने डिटेल प्रस्तुत कर दिया है। छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियापन से जूझ ही रही है। केंद्रीय योजनाओं कौन सी योजना लेके जाएंगे? देखिए, 5 प्रमुख फंडामेंटल वायदे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने। किसानों की आय दोगुनी करने का भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या बताएगी जनता को? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई। किसानों के एमएसपी की गारंटी करने का, उनकी आय दोगुनी करने का, उसको नहीं कर पाई। गरीबी दूर करने का, उसको नहीं कर पाई। महंगाई कम करने का वादा किया तो हर वायदे में तो विफल हो गए। कौन सी योजना लेके जाएंगे जनता के बीच? जनता के बीच जाएंगे, जनता पूछेगी कि मोदी जी ने पिछले 9 साल में किया क्या है जो आप उसको लेके आए हो। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इसको लेकर बीजेपी ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी लाइव जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, देखा जाए आगामी जो विधानसभा चुनाव उसको लेकर सभी पार्टियां लगी हुई है, बीजेपी क्या कुछ खास कर रही है इस दौरान? बिल्कुल, देखिए 2018 का चुनाव आपको याद होगा अरुण, जब भाजपा को छत्तीसगढ़ में एक बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। जो पूरी सरकार है जो कि 15 साल तक जिसने राज किया, वो महज 15 सीटों में 15 साल बाद सिमट जाती है। जाहिर सी बात है, अब 2023 का चुनाव नजदीक है और उसके लिए तैयारियां भाजपा को काफी आवश्यक हो चुकी है और यही वजह है कि अब लगातार बैठकों के माध्यम से तमाम जो आला नेता है पार्टी को मजबूत गति देने की कोशिश करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। खासतौर पर देखिए तो इन बैठकों के माध्यम से सीधे एक तैयारी पर
भाजपा जुट चुकी है। शहरी क्षेत्रों के अलावा इस बार एक फोकस जो है भाजपा ने रखा है वो है ग्रामीण क्षेत्रों का, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में हम देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है अरुण, और यही वजह है कि इस बार भाजपा ने जो फोकस रखा है वो अपना ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के इस बार का जो फोकस है उन्होंने रखा है। इसमें आदिवासी अंचल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, उन क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की समस्या है तो उन समस्याओं का निराकरण कितना महत्वपूर्ण है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि अब भाजपा पूर्ण रूप से इस चुनाव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फोकस करते हुए अपना जो एजेंडा है वो तैयार करेगी। जाहिर सी बात है इस एजेंडे को आगे करने के लिए लगातार ये जो बैठकों का दौर चल रहा है वो अभी भी जारी है, और बीते दिनों से आप और हम लगातार यही देख रहे हैं कि कैसे इन तमाम बैठकों के माध्यम से सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को दुरुस्त किया जा रहा है। कल आपने और हमने चर्चा भी करी थी अरुण की जो तमाम मोर्चे हैं, जो मोर्चा प्रकोष्ठ है भाजपा के, इन सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ आला नेताओं ने महत्वपूर्ण बैठक रखी, जिसमें प्रदेश प्रभारी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद रहे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष से तमाम जो नेता है वे इस बैठक में मौजूद रहे, और एक जो एजेंडा है यहाँ पे तैयार किया गया कि इस बार का चुनाव जो है वो बयानबाजियों से नहीं जीता जाएगा, इस बार का जो चुनाव है वो कार्यों से जीता जाएगा। खासतौर पर हम देखें यहाँ पे बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से मजबूत रखा जाना है, इसके निर्देश जो तमाम प्रभारी गण है, अध्यक्ष गण है, उन्हें दिया गया है। इसके अलावा आप किस प्रकार से चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ 15 वर्ष की जो कार्यकाल की योजना भाजपा की रही थी, उपलब्धियां भाजपा की रही थी, उन सभी उपलब्धियों को इस बार जनता तक पहुंचाने का एजेंडा बनाया गया है। बहरहाल भाजपा ने तो एजेंडा तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पे पीछे नहीं है, वे लगातार भाजपा के इन सभी एजेंडों पर तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपने सुना भी अरुण की किस प्रकार से कांग्रेस के जो तमाम नेता है वे यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो अब तक के वादे किए थे उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाई है, तो आखिर किन मुद्दों को लेकर के भाजपा जनता के मध्य जाएगी। बहरहाल ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के, लेकिन जनता किसके मत में होती है ये देखने वाली बात होगी। जी आकांक्षा, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी वादा खिलाफी कर रही है, उधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है। आखिर वादा खिलाफी कर कौन रहा है? बिल्कुल, सवाल इसी के इर्द गिर्द अब घूमता हुआ नजर आएगा अरुण, क्योंकि देखिए इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष में रहते हुए भाजपा यही सवाल उठाएगी कि जो 36 वादे घोषणा पत्र में कांग्रेस की ओर से किए गए थे उन वादों को कांग्रेस पूरा करे। यदि वादा पूरा नहीं करती है तो जाहिर सी बात है भाजपा के लिए मुद्दा होता है। वहीं दूसरी ओर 15 साल के सरकार में भाजपा ने कुछ नहीं किया, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, ये कहना रहता है कांग्रेस का। बहरहाल इस वादों की चक्की में प्रदेश की जनता जरूर वर्तमान में पिसते हुए नजर आ रही है, लेकिन ये अब देखना रोचक होगा कि इस बार का चुनाव जब दोनों ही नेता आमने सामने होंगे, दोनों ही दल आमने सामने होंगे और जनता जब जवाब मांगेगी तो किसका जवाब सही मिलता है और कौन उन वादों को इस बार पूरा करता है। और जो अगला अब सरकार होगा यानी कि 2023 में जब चुनाव होगा और इस चुनाव में जब जनमत आएगा तो जनता आखिर किसे अपने सर पर बैठाती है इसका इंतजार करना होगा। जी अरुण। आकांक्षा, मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, 15 रुपए भी अकाउंट में नहीं आए। बिल्कुल, लगातार जो ये बयानबाजियां हैं वादों को लेकर के अरुण, वो जाहिर सी बात है चुनाव होते होते और भी तेज होती नजर आ रही है। आपने और हमने अभी कुछ देर पहले सुना भी कांग्रेस के नेता किस प्रकार से केंद्र सरकार के वादों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम वादे चाहे वो बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के हो, किसानों के पक्ष में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जारी करने लागू करने की बात को लेकर के हो, इसके अलावा महिलाओं के लिए जो महंगाई है ये कम करने का मुद्दा हो, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश की जनता के लिए जो कि केंद्र सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अपने वादों में लाया था, लेकिन वे वादे पूरे नहीं हुए हैं। ये एक आरोप इस वक्त कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगाती हुई नजर आ रही है और यही ऐसे मुद्दे होंगे जब कांग्रेस आगामी चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन भाजपा का हम जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाजपा
वर्तमान सरकार के जो नाकामियां रही है या फिर हम वादों का जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ वादे अभी भी जो अधूरे हैं, जो पूर्ण नहीं हो सके हैं, तो उन वादों को भुनाने की कोशिश भाजपा करते हुए नजर आएगी। और मैंने पहले ही कहा अरुण कि अब हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि ये जो वादों को लेकर के जो एक टकराव है, तो ये वादे कब तक पूरे होते हैं और इन वादों का असर अब आगामी चुनाव में कितना जनता के समक्ष पड़ता है, इसका इंतजार करना होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकांक्षा, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। इसको लेकर बीजेपी ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। राजस्थान विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का यह 5वां और अंतिम बजट होगा। 10 फरवरी को बजट के बाद 11 और 12 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी। 13 और 15 फरवरी को बजट पर बहस करने के लिए फिर से बैठक बुलाई जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 16 फरवरी को इस बहस का जवाब देगी। हालांकि इस बजट से किसानों को खासी उम्मीद है। आपको बता दें राजस्थान में गहलोत सरकार अपना आखिरी और 5वां बजट पेश करेगी। इस बजट से किसानों को खासी उम्मीद लगी हुई है। आपको बता रहे हैं गहलोत सरकार का ये 5वां और आखिरी बजट है। 10 फरवरी को ये बजट के बाद 11 और 12 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी। 13 और 15 फरवरी को बजट पर बहस करने के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 16 फरवरी को इस बहस का जवाब देगी। हालांकि इस बजट से किसानों को भी खासी उम्मीद नजर आ रही है। राजस्थान से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। राजस्थान विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का यह 5वां और अंतिम बजट होगा। 10 फरवरी को बजट के बाद 11 और 12 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी। 13 और 15 फरवरी को बजट पर बहस करने के लिए फिर से एक बैठक बुलाई जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 16 फरवरी को इस बहस का जवाब देगी। हालांकि इस बजट से किसानों को भी खासी उम्मीद है। अब देखना होगा इस बजट में किसके लिए क्या निकल कर आता है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए राजस्थान से स्टेट हेड पूजा जी जोशी लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में बजट पेश हो रहा है, इस बजट में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अरुण, 10 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत है जो राजस्थान का बजट पेश करेंगे और चुनावी साल होने से अच्छी घोषणाएं भी निकलकर सामने आ सकती है। और इस बजट को लेकर किसानों को, आम जनता को, इन सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जो बजट है वो सीएम अशोक गहलोत पेश करने वाले हैं। और इस बजट में दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली का मुद्दा भी भुनाया जा सकता है। चुनावी साल होने के कारण अच्छी घोषणाएं निकलकर सामने आएगी। और ये जो बजट है वो बचत, बढ़त और राहत का बजट निकलकर सामने आएगा। और इन्हीं तीनों शब्दों को लेकर जो राजस्थान सरकार के सीएम अशोक गहलोत है, उनके द्वारा सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और इन होर्डिंग्स के जरिए लोगों के बीच में एक मैसेज जा रहा है कि इस साल का बजट बहुत अच्छा निकल के आने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि चुनावी साल है। आप भी जानते हैं विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है। किसान जो है वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत का राजस्थान में वर्तमान सरकार का ये आखिरी बजट है और इसी को लेकर गहलोत जो है बड़े फैसले भी ले सकते हैं। किसानों के हित के लिए पानी है, बिजली है, ERCP है, कर्ज माफी है, फसल खराबी जो भी है, इन सब के मुद्दे भी इस बजट में उठाए जाएंगे। बजट जो आखिरी बजट है कांग्रेस सरकार का, तो हो सकता है इस बजट में किसानों के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी कुछ खास देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए ये आखिरी बजट है और चुनावी बजट है, चुनाव का माहौल है, क्योंकि इस समय इस विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा खासा रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, क्योंकि हर तबके का लोग, हर आम जनता है, सभी इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छे से अच्छा बजट निकल कर आए। युवाओं के लिए है, आम आदमी के लिए है, किसानों के लिए है, सभी के लिए, व्यापारियों के लिए भी है, क्योंकि व्यापारी भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों से जो है सरकार से वायदे करती नजर आई है उनके, लेकिन ऐसा नहीं है। वादों में जो पिछले साल उन्होंने सरकार ने बजट निकाला था उसमें भी कई ऐसी योजनाएं थी, कई घोषणाएं बहुत अच्छी साबित हुई।
और उन घोषणाओं से लोग खुश भी नजर आए, जिसमें से एक चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो निकाली गई थी वो सबसे अच्छी सिद्ध हुई, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा इफेक्ट देखने को मिला कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना काल में जो गरीब लोग थे उनको इससे काफी फायदा मिला और ये योजना का जनता ने काफी सराहा भी। और इतना ही नहीं, देखिए किसान पेंशन तोहफे की भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, कर्ज माफी की भी सौगात मिलने की किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, ईआरसीपी का मामला है, पानी है, बिजली है, और सबसे मेन जो है वो है महंगाई, क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई से जनता बहुत ज्यादा परेशान है, त्रस्त है, वेट है जो बढ़ाया जाता है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आदमी तो अपना पेट भरने के लिए काफी सोचने लगा है। सुबह का कमाने वाला शाम को सोचता है कि कैसे मैं अपना गुजारा करूं, परिवार का गुजारा करूं। सरकार ने कहा था कि गैस सिलेंडर जो है सस्ते होंगे, लेकिन वो भी महंगे हो गए और वो आसमान के भाव छूने लगे। तो ये सबसे जो जनता है काफी परेशान थी। और अब ये जो बजट 10 फरवरी को आने वाला है, गहलोत जो इस बजट को पेश करेंगे, उससे जनता में काफी उत्साह भी है और उम्मीदें भी है, क्योंकि ये जो बजट होगा वो सरकार का लोक लुभावना बजट होगा। देखिए चुनावी साल है तो सरकार भी अपना बजट निकाल करके विधानसभा में वोट बैंक लेने का पूरा प्रयास करेगी और जनता को जो उन्होंने वायदे किए थे उस पर खरा उतरने का भी कोशिश करेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 1 लाख नई भर्तियां निकालने की भी घोषणा इस बजट में हो सकती है, क्योंकि युवाओं की अगर हम बात करें तो देखिए युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा यही है और विपक्ष भी इसी को लेकर हमलावर रहा सरकार पर, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने भी इसी पर मामले जो पेपर लीक है उसी मामले पर आवाज उठाई, और उपेंद्र यादव जो है उन्होंने भी इसी मामले पर आवाज उठाई। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है, युवाओं के लिए अब अच्छा से अच्छा कोई ना कोई घोषणाएं निकाले बजट में। और इतना ही नहीं, इस बार का गहलोत सरकार का बजट 2,95,000 करोड़ के आसपास का रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल बजट जो था वो 2,71,881। जी, तमाम जानकारी के लिए पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका माफ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें राजस्थान में 10 फरवरी को बजट के बाद 11 और 12 फरवरी को सदन की बैठक नहीं होगी। 13 और 15 फरवरी को बजट पर बहस करने के लिए फिर से बैठक बुलाई जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 16 फरवरी को इस बजट का बहस का जवाब देगी। हालांकि इस बजट से किसानों को खासी उम्मीदें हैं। लखनऊ की प्रिया राठौर की मौत की गुत्थी लगातार उलझती नजर आ रही है। प्रिया राठौर 8वीं क्लास की छात्रा थी। 20 जनवरी को उसने मौत को गले लगाने से पहले एक क्रिकेटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसने पुलिस की परेशानी और बढ़ा दी है। इस चिट्ठी में प्रिया ने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे मौत की गुत्थी और उलझ गई है। फिलहाल पुलिस उस शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है जिसे प्रिया ने चिट्ठी लिखी थी। एसआर ग्लोबल के हॉस्टल में रहने वाली 13 साल की प्रिया राठौर ने अपनी मौत से 47 दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी उसने किसी खलीलाबाद के क्रिकेटर को लिखी थी। प्रिया ने चिट्ठी में एक बार भी उस क्रिकेटर का नाम नहीं लिखा है। प्रिया ने जिस वक्त वो चिट्ठी लिखी थी उस दौरान लड़का मैच खेलने के लिए कश्मीर जाने वाला था। प्रिया ने चिट्ठी में लिखा है कि एक कॉपी तुम्हारे मेरे पास है, शायद स्कूल ना जा पाऊं, इसलिए मेरा लेटर जरूर पढ़ना। रिकंस्ट्रक्शन हुआ जिसमें कि सारे सिनेरियोज हम लोगों ने देखे हैं कि किन किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ, ये इंसिडेंट हुआ है। हमको कुछ डिटेल्स जो कॉल डिटेल्स हैं, जो चैट्स हैं, वो भी हमने एज एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट की हैं। फॉरेंसिक जो टूल्स हैं उनकी मदद लिया जा रहा है। FSL से जांच कराई जा रही है और जो भी इसका निष्कर्ष होगा उसके आधार पर जो आगे की नियमता जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें लखनऊ से एक खबर है, जब प्रिया राठौर की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। प्रिया राठौर का एक चिट्ठी बरामद हुई है, जो चिट्ठी पुलिस के हत्थे लगी है। प्रिया राठौर ने एक क्रिकेटर को ये चिट्ठी लिखी थी जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लखनऊ में प्रिया राठौर की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। प्रिया कक्षा 8वीं की छात्रा थी। 20 जनवरी को उसने मौत को गले लगाने से पहले एक क्रिकेटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसने पुलिस की परेशानी और बढ़ा दी है। इस चिट्ठी में प्रिया ने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे मौत की गुत्थी और उलझ गई है। फिलहाल पुलिस उस शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है जिसे प्रिया ने ये चिट्ठी लिखी है। एसआर ग्लोबल के हॉस्टल में रहने वाली 13 साल की प्रिया
अपनी मौत से 47 दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी उसने किसी खलीलाबाद के क्रिकेटर को लिखी है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रिया राठौर की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। प्रिया राठौर की वो चिट्ठी मिली है जिसमें उन्होंने ये चिट्ठी एक क्रिकेटर को लिखी है। फिलहाल पुलिस उस क्रिकेटर से पूछताछ कर रही है। 20 जनवरी को प्रिया राठौर ने आत्महत्या की थी। कक्षा 8वीं की प्रिया राठौर जिन्होंने हॉस्टल में आत्महत्या की थी, जिसके बाद पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस उस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड रविंद्र तिवारी जी लाइव जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। रविंद्र जी, जो प्रिया राठौर का मौत का मामला था लगातार उलझता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है इसमें? जो है नहीं इसमें साफ अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एसआर स्कूल करके है जो लखनऊ के बीकेटी में स्थिति है, और ये जो घटना है बीते 20 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें जो प्रिया राठौर है ये विद्यालय के कैंपस का जो मेस है वहां से खाना खा के वापस अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती है। तभी विद्यालय प्रशासन द्वारा बताया जाता है, जो सूचना दी गई है उसमें ये बताया गया है कि प्रिया राठौर वहीं पर गिर गई है। गिरने के बाद जब लोग वहां पहुंचते हैं, जो वार्डन है हॉस्टल की, वो वहां पहुंचती हैं, तो उनको तत्काल एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर वो मृत पाई जाती है। हालांकि जो चौंकाने वाली बात है उसको ये निकल के आई, जो पोस्टमार्टम होता है प्रिया राठौर का, तो उसमें ये बताया गया है कि काफी गले की हड्डियां टूटी हैं, और ये जो स्थिति है ये चौथी मंजिल से गिरने के बाद ही हो पाती है। तीसरी या चौथी मंजिल से अगर कोई गिरता है तभी इस तरह के डैमेज होते हैं बॉडी में। और जो विद्यालय प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि जो परिजनों को सूचना दी गई है कि प्रिया राठौर नीचे ही गिर गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान बदल आ रहे हैं, जो आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ साजिश की बू तो आ ही रही है। हालांकि पुलिस को जांच में एक चिट्ठी मिली है जो एक क्रिकेटर की बताई जा रही है, जो खलीलाबाद में रहते हैं। तो अभी जो जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि ये जो गुत्थी है ये कब तक सुलझ पाएगी, और इसमें जो आरोपी हैं उनके गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। आपको बता दें, लखनऊ में प्रिया हत्याकांड मामले में एक नया खुलासा फिर होने की उम्मीद है। पुलिस को एक चिट्ठी मिली है, इस चिट्ठी से पुलिस की भी परेशानियां और बढ़ गई हैं। फिलहाल पुलिस उस क्रिकेटर से पूछताछ कर रही है जिसका चिट्ठी में नाम दिया गया है। खलीलाबाद का एक क्रिकेटर बताया जा रहा है। आपको बता दें, 13 साल की प्रिया राठौर ने मौत से 47 दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी उसने किसी खलीलाबाद के क्रिकेटर को लिखी थी। प्रिया ने चिट्ठी में एक बार भी उस क्रिकेटर का नाम नहीं लिखा है। प्रिया ने जिस वक्त वो चिट्ठी लिखी थी उस दौरान लड़का मैच खेलने के लिए कश्मीर जाने वाला था। हरियाणा के यमुनानगर में देर रात पंसारा फाटक के पास शमशान की भूमि में एक व्यक्ति ने कब्र खोदी है, जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची को निकालकर उसको हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने जब देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति कब्र खोद रहा है तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हिरासत में लिया है। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि मैं यहाँ स्मैक पीने आया था, कब्र खुदी हुई है। देखकर पुलिस भी हैरान रह गई है। आखिर कब तक रेप की घटना और नशे का सिलसिला लगातार जारी रहेगा? मेरे पास स्मैक पीने के लिए आए थे। तू किस लिए खोद रहा था? अंकल जी मेरे पास स्मैक पीने के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ अपनी क्या कर रहा था? इसमें कहाँ से लाता है? कहाँ से लाता है इसमें? इसपे बिट्टू घर चल ठीक है, इससे पूछो यहाँ क्या कर रहा था? यहाँ तू क्या कर रहा था? जब यहाँ मोटरसाइकिल पीने के लिए आए थे। अरे कबर कौन खोदा? अरे ना बुरे ने मेरे साथ पी। अच्छा, हमारे पास भी संबंध में कंट्रोल रूम से फोन आया था कि ऐसे ऐसे किसी ने कवर खोद ली और बच्चे के साथ वो गलत काम कर रहा है। तो हम मौके पे वहाँ गए थे। वहाँ एक शराबी था, विपिन नाम था उसका, और 3-4 अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने पकड़ रखा था। 112 हमारी मौके पे गई हुई थी, और उसमें जो लड़की थी वो 4 साल की थी। वो छत से गिर गई थी और उन्होंने शाम को 4:30-5 बजे ही उसका दाह संस्कार किया था। जो मिट्टी खुदी हुई थी वो लगभग 1 फुट खुदी हुई थी, और वो जैसे कुत्ते के पंजे लगे होते हैं इस टाइप से खुदी हुई थी।
हरियाणा से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बच्चियों और नशे का कारोबार लगातार जारी है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आज दिन देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। शमशान की भूमि पर एक व्यक्ति ने कब्र खोदी है, जिसमें 5 साल की बच्ची को निकालकर उसको हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने जब देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति कब्र खोद रहा है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया है। आखिरकार हरियाणा में नशा और नशा और दुष्कर्म के मामले कब तक रुकेंगे, क्योंकि आए दिन देखने को मिल रहा है नशे का कारोबार भी हरियाणा में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दुष्कर्म की घटनाएं भी आए दिन देखने को मिल रही हैं। हरियाणा के यमुनानगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पंसारा फाटक के पास शमशान की भूमि में एक व्यक्ति ने कब्र खोदी है, जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची को निकालकर उसको हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने जब देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति कब्र खोद रहा है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हिरासत में लिया है। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा है कि मैं यहाँ स्मैक पीने आया था, कब्र पहले से ही खुद ही मिली है। आखिरकार कब तक रेप की घटनाओं और नशे का कारोबार चलता रहेगा? पुलिस इन नशे कारोबारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यमुनानगर में 5 साल की बच्ची की कब्र खोदकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी का कहना है कि वो स्मैक पीने आया था, कब्र पहले से ही खुदी हुई है। हरियाणा के यमुनानगर से खबर बता रहे हैं, देर रात पंसारा फाटक के पास शमशान की भूमि में एक व्यक्ति ने कब्र खोदी है, जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची को निकालकर उसको हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने जब देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति कब्र खोद रहा है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसको हिरासत में लिया है। जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है, तो उसने कहा कि मैं यहाँ स्मैक पीने आया था, कब्र पहले से ही खुदी हुई है। हरियाणा के यमुनानगर से खबर है, जहां पर देर रात एक युवक कब्र के पास दिखाई दिया, जिसको स्थानीय लोगों ने उससे पूछताछ की। आरोपी का कहना है कि वो यहाँ स्मैक पीने के लिए आया था, बल्कि स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्र खोदी है, जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची को निकालकर उसका हवस का शिकार बनाने की उसकी कोशिश की गई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने जब देखा कोई अज्ञात व्यक्ति कब्र खोद रहा है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हिरासत में लिया है। हरियाणा के यमुनानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक कब्र के पास मिला है, जिसको स्थानीय लोगों ने देखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक कब्र खोदकर वहां 5 साल की बच्ची जो दफन थी, उसको निकालकर हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से पूछताछ की है। आरोपी का कहना है कि वो है स्मैक पीने आया था, उसने इस तरीके की कोई घटना नहीं की है। वहीं स्थानीय रहवासियों का कहना है कि आरोपी कब्र के पास था और कब्र को खोद रहा था, जिसमें से 5 साल की मासूम बच्ची को निकालकर उसको हवस का शिकार बनाने की कोशिश में था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की है। आरोपी का कहना है कि वो यहाँ स्मैक पीने आया था। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर यमुनानगर में देर रात एक युवक कब्र के पास मिला है, जहाँ स्थानीय लोगों को जानकारी लगते ही वो मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक ने कब्र खोदी है, जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची को निकालकर उसको हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने जब देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति कब्र खोद रहा है, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हिरासत में लिया है। जब उससे पूछताछ हुई है, तो उसने कहा कि मैं स्मैक पीने आया था, कब्र पहले से ही खुदी हुई थी। हरियाणा के यमुनानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शमशान में एक अज्ञात युवक दिखाई दिया, जिसके पास स्थानीय लोग पहुंचे
स्थानीय लोगों का कहना है कि 5 साल की मासूम बच्ची को कब्र से निकालने की कोशिश की है और उसको हवस का शिकार बनाने की कोशिश की है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की है। वहीं आरोपी का कहना है कि वो स्मैक का नशा करता है। नशा करने के लिए वह कब्र के पास आया था। आखिरकार हरियाणा में मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? सरकार बार बार कहती है कि बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ये सुरक्षा किस तरीके की है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात व्यक्ति कब्र के पास मिला है। जो कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसको हिरासत में लिया है। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि मैं यहाँ स्मैक पीने आया था, कब्र पहले से ही खुदी है। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए राजस्थान से स्टेट हेड राजकुमार सैनी जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जो ये घटना हुई है, एक व्यक्ति जो कब्र के पास से मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला देखने को मिल रहा है। यमुनानगर के एक पांसरा गांव के पास एक शमशान भूमि पड़ती है, जहां पर एक 5 साल की मासूम बच्ची जो कि कब्र में दफन होती है। वहां पर एक अनजान व्यक्ति आकर उस कब्र में से उस बच्ची का शव निकालकर उससे रेप करने की कोशिश करता है। वहां पर आने जाने वाले जो लोग होते हैं उनकी नजर पड़ती है तो वो तुरंत वहां के जो पुलिस प्रशासन है वहां पर पुलिस को सूचना करते हैं। सूचना देने के बाद तुरंत वहां पर पुलिस मौके पे पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। उस पूछताछ में वो एक ही बात बोलता है कि मैं यहाँ पर स्मैक पीने आया था। सवाल सबसे बड़ा ये होता है अरुण कि स्मैक के अलावा आखिर जो मासूम बच्ची थी जिसका कब्र में हालांकि एक दिन पहले ही उस बच्ची को भी दफनाया गया था, उसको निकालकर उस कब्र में से उसके साथ वो घिनौनी हरकत करने का काम कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल अरुण ये भी है कि आखिर हरियाणा में क्या पूरे भारत में हम अगर बात करें तो जिस तरीके से रेप के केस लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से नशा है, नशे को लेकर भी बहुत तेजी से ये नशे के जो कारोबार है तेजी से बढ़ रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा कारण क्या है आखिर बढ़ने का? क्या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमी है या हरियाणा सरकार की कमी है या हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद वो इस बात को नहीं देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो रेप केस हैं जिस तरीके से लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि सभी ने सुना है कि एक जीवित महिलाओं के साथ रेप के वारदात सभी ने सुने, लेकिन एक शर्मसार घटना सामने आई है जो कि यमुनानगर की है, जहां पर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ वो भी जो कि इस दुनिया में नहीं होती है उसको दफनाया जाता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है। अरुण, मैं बताना चाहूंगा कि 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक कुल रेप के केस 31,677 मामले थे जो कि रिकॉर्ड किए गए। हालांकि 86 केस पूरे भारत में प्रतिदिन नजर आ रहे हैं। अरुण, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर जो रेप के इतने मामले बढ़ रहे हैं, आखिर हरियाणा सरकार क्यों नहीं अपने पुलिस प्रशासन पे सख्ती का आदेश देते हैं? क्या वजह है? ये तो हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखना चाहिए कि आखिर राजकुमार जी, हरियाणा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदेश को नशा मुक्ति बनाओ, लेकिन इस तरीके से बेटी बचेंगी बेटी पढ़ेंगी, इस तरीके से प्रदेश नशा मुक्त होगा? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं अरुण, इस तरीके से देश में जितनी भी बेटियां हैं, मासूम बच्चियां हैं, शायद वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी। ऐसे दरिंदों को तो फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए भारत सरकार को, लेकिन क्यों उनको छोड़ दिया जाता है? क्यों उनके साथ हमदर्दी वाला शब्द दिखाकर उनकी मासूमियत, उन बच्चियों की मासूमियत की तरफ भारत सरकार क्यों नहीं देखती है? ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी अरुण। राजकुमार जी, क्या उस आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था? क्योंकि आरोपी का कहना था कि वो वहां पर स्मैक पीने आया था।
जी अरुण, उससे जब पुलिस ने उससे सख्ती से बात करी तो उसने, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि उसने किस तरीके से कहा कि मैं यहाँ पर स्मैक पीने आया था। आखिर एक व्यक्ति, जब अभी हमने कुछ दिन पहले भी स्मैक को लेकर खबर चलाई थी कि नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, नौजवान युवा हैं जो नशे की चपेट में लगातार आ रहे हैं। हालांकि उस लड़के ने खुद कबूल किया कि मैं शमशान भूमि में स्मैक पीने आया था। सबसे बड़ा सवाल यह है अरुण कि आखिर स्मैक उसके पास आया कहां से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्मैक उसके पास कहां से आया। आखिर जिस तरीके से बच्चियों के साथ ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं, नशा करने की वजह से वो अपनी मानसिक स्थिति भूल जाते हैं। उनको यह भी नहीं पता होता कि आखिर हम ये कदम क्या उठा रहे हैं कि आखिर जो कब्र में दफन है एक मासूम बच्ची 5 साल की, उसको भी निकालकर हम उसके साथ शोषण का काम कर रहे हैं। जी अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। आपको बता दें, हरियाणा के यमुनानगर में देर रात पलसारा फाटक के पास शमशान की भूमि में एक व्यक्ति ने कब्र खोदी, जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची को निकालकर उसको हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। आसपास के स्थानीय लोगों ने जब इसको देखा तो अज्ञात व्यक्ति की शिकायत पुलिस की। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।